Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shah GE Academy. Dear first year accounting students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसका लेक्चर नंबर 1 हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, रिवीजन करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेटा इसीलिए बनाई जाती है कि कंपनी ने जो कैश बुक मेंटेन की है, यानी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम मेंटेन किया है उसका बैलेंस, और जो बैंक ने बैंक स्टेटमेंट बनाई है उसका बैलेंस सेम आ सके। यानी जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। आज हम इसकी कुछ की टर्म्स पढ़ेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आपके पास डिफरेंट की टर्म्स आएंगी। आप अगर इन की टर्म्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो बेटा आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा। सो सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो, हम इसी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर लिखेंगे या डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। सेकेंड कॉलम है कैश बुक का और थर्ड कॉलम था बैंक स्टेटमेंट का। अगर हम बात करें, हमने अपने लेक्चर 1 में भी पढ़ा, कैश बुक में हमारा नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम बैंक को एज ए एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है, डिक्रीज होता है क्रेडिट होता है। लेकिन कंपनी तो एसेट रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में यानी बैंक वाले उसे कैसे ट्रीट करते हैं, उसे लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। जब भी बैंक का कॉलम बैंक में इंक्रीज होगा, बैंक स्टेटमेंट वाले उसे क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा बैंक स्टेटमेंट में उससे डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों? आपने अगर देखा हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, तो अगर हम अपना देखें तो हम क्या कहेंगे कि हमारे अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो गया, हमारा बैंक डेबिट हो गया, बढ़ गया इतनी अमाउंट से। लेकिन हमारे पास बैंक से मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दैट अमाउंट। तो बैंक वाले उसे कैसे ट्रीट करें, वो लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो वो क्या मैसेज करते हैं हमें कि आपका अकाउंट इस अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है। जबकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारा अकाउंट बैंक में पैसे आ गए तो डेबिट होगा, जाहिर सी बात है। तो ये दोनों जो है कंपनी वाले और बैंक वाले बोथ ऑल्टरनेट चल रहे होते हैं। वो एसेट के जरिए ट्रीट करते हैं यानी डेबिट बैलेंस, और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है यानी लायबिलिटी रिकॉर्ड की जा रही होती है, क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहली बेटा की टर्म है हमारे पास बैलेंसेस एज पर। अभी हमने बात की कि बैलेंस जो कैश बुक का होगा वो क्या होगा, बैंक को एसेट ट्रीट किया जाता है कंपनी में, तो वो एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। जबकि बैंक स्टेटमेंट वाले लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्या होती है, क्रेडिट। इसलिए बैलेंसेस क्या होंगे इनके, नॉर्मल बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस होगा डेबिट और बैंक स्टेटमेंट का होगा क्रेडिट। इसी तरह अगर ओवरड्राफ्ट आ जाए यानी ओडी आ जाए, ओडी क्या होता है कि अपनी अमाउंट से एक्सेस अमाउंट निकाल चुके हैं। अब अगर एक्सेस अमाउंट निकाल चुके हैं तो यही जो बैलेंसेस हैं ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा, यानी कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट, जबकि बैंक स्टेटमेंट इसे रिकॉर्ड करेगा डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो ये क्या है कि हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। ओवरड्राफ्ट क्या है कि हमने एक्सेस अमाउंट निकाल ली। फॉर एग्जांपल मेरे पास थे 1 लाख मुझे निकालने थे, लेकिन मैंने क्या किया, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, तो मैंने 1,10,000 निकाल लिया। अब ये जो 10,000 है बेटा ये मेरे पे लायबिलिटी है, मैंने उन्हें वापस करने हैं। तो ये क्या होता है, ये बैंक वाले जब मेरे पास अमाउंट आएगी यानी जब भी 10,000 रुपीज मेरे बैंक में आएंगे अकाउंट में, तो वो क्या करेंगे, वो वहां से डिडक्ट कर लेंगे। वो 10,000 रुपीज सबसे पहले अपने वापस लेंगे जो उन्होंने मुझे फैसिलिटी के जरिए प्रोवाइड किए थे। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड, हमारे पास है लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट। लास्ट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांसिट, तीनों की सेम जो है डील होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट डिपॉजिट क्या होगा कि मंथ के लास्ट डेट पर आपने डिपॉजिट करवाया, यानी दिसंबर है तो दिसंबर 31 पर। जब मैंने आपको कहा था लेकिन कि हम जो बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव होती है वो हर मंथ की फर्स्ट डेट पर होती है, यानी कि बैंक वाले फर्स्ट को हमें जो है बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं।
लेकिन जब भी हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, कोई चेक डिपॉजिट करवाते हैं, तो सबसे पहले क्लियरिंग प्रोसेस में वो जाता है, और क्लियरिंग प्रोसेस में बेटा 1 से 2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद वो अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। फौरन से ऐसा नहीं होता कि हमने डिपॉजिट करवाया, चेक दिया, चेक के थ्रू डिपॉजिट हुआ और फौरन से वो अमाउंट हमारे पास जो है अकाउंट में आ गई, ऐसा नहीं है। हम जबकि हम क्या करते हैं, कैश बुक में फौरन से उसी टाइम जब हम डिपॉजिट करवाते हैं उसी टाइम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये डिपॉजिट हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये लास्ट डेट पे डिपॉजिट हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1 से 2 दिन लगने थे इसे बैंक अकाउंट में आते आते इस अमाउंट को, तो ये अमाउंट अभी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आई होगी। तो ये क्या है, डिपॉजिट है। क्योंकि तो जब भी डिपॉजिट होगा, इसमें आपने 2 वर्ड्स याद रखने हैं, डिपॉजिट और इशू। तो जब भी बेटा डिपॉजिट हो रहा होगा यानी कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो क्या होगा, ऐड होगा। और जब भी इशू हो रहा होगा यानी बैंक से पैसे जा रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं किसी को, तो वो क्या होगा, वो हमारा लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट के हम तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन क्लियरिंग प्रोसेस चल रहा था तो बैंक वालों ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्योंकि बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो जाहिर सी बात है हम इसे बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में ही रिकॉर्ड करेंगे। और जब हमने क्या किया था, हमने इसे ऐड किया था कैश बुक में, तो बैंक स्टेटमेंट में भी क्या होगा, ऐड होगा। तो ये तीनों चीजें बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाएंगी। सिंपल बेसिक फॉर्मूला, जहां रिकॉर्ड नहीं हुआ वहां रिकॉर्ड होगा, और अगर ऐड हुआ है तो दूसरे कॉलम में भी ऐड होगा। डिपॉजिट है तो ऐड होगा, इश्यू है तो लेस होगा। इसके बाद है अनक्लियर चेक, अनकलेक्टेड चेक। सेम वही बात है कि आपने कोई चेक डिपॉजिट करवाया लेकिन अभी बैंक वालों ने उसे क्लियर नहीं करा, क्लियरिंग प्रोसेस चल रहा था, 1 से 2 दिन लगते हैं, तो बैंक वालों ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब उन्होंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया तो जाहिर सी बात है बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम अपने पास रिकॉर्ड कर चुके हैं कैश बुक में, और कैश बुक में हमने क्या किया होगा, क्योंकि डिपॉजिट करवाया है तो कैश बुक में ऐड किया होगा, इसे हम बैंक स्टेटमेंट में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे है हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक या फिर आउटस्टैंडिंग चेक। बेटा अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। हमने अपने एक सप्लायर को चेक इशू किया था, सप्लायर को हमने चेक इशू किया, लेकिन जिसे हमने चेक इशू किया था वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब जब हमने इशू किया था तो हमने क्या किया होगा, फौरन से कैश बुक में से लेस कर दिया होगा, पेमेंट साइड पर लिख दिया कि हमने भाई ये वाली पेमेंट कर दी। लेकिन बैंक वालों के पास अभी वो बंदा गया ही नहीं, तो बैंक वालों को नहीं पता कि वो हमने कोई चेक इशू किया है, क्योंकि वो, लेकिन कभी ना कभी तो जाहिर है वो जाएगा। क्योंकि ये बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। और ये इश्यू किया जा रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लेस कर देंगे, क्योंकि अनप्रेजेंटेड है, वो जिसे हमने चेक दिया था वो प्रेजेंट नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है कि वो प्रेजेंट होगा, तो हम जब भी वो प्रेजेंट होगा अमाउंट वहां से लेस होगी, तो हमने क्या करना है, हमने इससे बैंक स्टेटमेंट से लेस कर देना है। इसके बाद 5th पॉइंट है डिसऑनर चेक या फिर एनएसएफ चेक। एनएसएफ मींस नॉट सफिशिएंट फंड। लेक्चर 1 में भी हमने इसका डिस्कस किया था, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, डिसऑनर ही एनएसएफ चेक है। हमारे कस्टमर ने हमें एक चेक दिया, अब जैसे ही हमने डिपॉजिट करवाया वो चेक बैंक में, हमने क्या किया होगा, फौरन से अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, डिपॉजिट था, ऐड किया होगा, जाहिर सी बात है हमने फौरन से ऐड किया कि हमारे कस्टमर से हमने ये अमाउंट रिसीव कर लिया, हमारे बैंक में पैसे आ गए। लेकिन जब बैंक वालों के पास वो चेक गया, बैंक वालों ने हमें कॉल की और बताया भाई आपके जिसने आपको चेक इशू किया है इसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, ये अमाउंट आपको दी ही नहीं जा सकती, पे की नहीं जा सकती, क्योंकि उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो वो चेक उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और हमें वो चेक वापस कर दिया। अब हम क्योंकि अपनी कैश बुक में वो चेक की डिपॉजिट रिकॉर्ड कर चुके थे और वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, वो हमें ही वापस मिल गया, और वो क्योंकि वापस मिल चुका है, रिफ्यूज हो चुका है, तो हमें कहाँ सही करना होगा, जहां हमने मिस्टेक की थी, यानी हमने ऐड कर दिया था कैश बुक में, तो उसे एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे अगेन कैश बुक से लेस कर देंगे, क्योंकि वो चेक वापस आ गया, डिपॉजिट नहीं हुआ। इसके
इसके बाद बेटा आपके पास एक एग्जाम्पल है, आ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक ऑफ रिजवान कॉर्पोरेशन एंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर जनवरी 2009 रिवील द फॉलोइंग। अब ये रिजवान कॉर्पोरेशन की एक बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का आपको बैलेंस बताया गया है। सबसे पहले बैलेंस पर कैश बुक कि कैश बुक का बैलेंस कितना है 24,000, यानी कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 24,000 रुपीज है, जबकि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वाले क्या कह रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई आपके अकाउंट में 9,000 रुपीज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी इसकी वजूहात दी गई हैं। लेट डिपॉजिट, नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग चेक, डायरेक्ट डिपॉजिट, डिसऑनर चेक, प्रॉफिट, विद होल्डिंग टैक्स, इन तमाम चीजों की वजह से आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं। रिजवान कॉर्पोरेशन ने बेटा अपनी कैश बुक का बैलेंस देखा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देखा, उसके बाद इन्होंने दोनों को कंपेयर किया कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हमारा ये बैलेंस एडजस्ट नहीं हो रहा। रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन जनवरी 31। तो हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं बेटा। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने है, सबसे पहले हमने अपनी कंपनी का नेम लिखना होता है, रिजवान कॉर्पोरेशन लिखा हमने यहाँ पर। सेकंड हमने लिखना है कि हम बना क्या रहे हैं, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और थर्ड हमने लिखना होता है मंथ, कि हम किस मंथ की जो है स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, फॉर द पीरियड एंडेड जनवरी 31, 2009, बिकॉज हमें जनवरी का डेटा यहाँ पर गिवन है। इसके बाद फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था कि 3 कॉलम्स बनते हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 कॉलम है। डिस्क्रिप्शन का कॉलम है सबसे पहले, जिसे हम पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। सेकंड कॉलम इज कैश बुक, यानी कंपनी ने क्या क्या रिकॉर्ड किया था अपने बैंक अकाउंट के बारे में वो लिखना है। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बैलेंसेस लिखेंगे। कैश बुक का बैलेंस है 24,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 9,000। अगर हम देखें तो बेटा एक ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 15,000 का डिफरेंस आ रहा है टोटल कैश बुक, यानी कंपनी वाले कह रहे हैं हमारे बैलेंस जो है बैंक का वो है 24,000, जबकि बैंक वाले कह रहे हैं नहीं भाई आपके बैंक अकाउंट में 9,000 रुपीज है। अब इस बैलेंस को हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, डिफरेंसेस जो है हमें गिवन है। Point number 3 is late deposit not shown in bank statement rupees 8,000। हमने अभी की टर्म्स में भी ये वाली टर्म पढ़ी थी, लेट डिपॉजिट। अब लेट डिपॉजिट से क्या मुराद है कि हमने मंथ की लास्ट डेट पर डिपॉजिट करवाया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, जनवरी है, तो हमने कब डिपॉजिट कराया होगा, हमने जनवरी 31 पर डिपॉजिट कराया। अब जब हमने डिपॉजिट कराया तो हमने क्या किया, अपनी कैश बुक में फौरन से लिख लिया कि भाई 8,000 रुपीज जो है हमारे पास आ गए बैंक के अकाउंट में। लेकिन बैंक क्या करता है, कोई भी चेक अगर हम डिपॉजिट कराएं सबसे पहले क्लियर करता है, क्लियरिंग प्रोसेस होता है। क्लियरिंग के बाद वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर की जाती है और इसे 1 से 2 दिन लग जाते हैं। और बैंक स्टेटमेंट आपके पास कब आती है, जनवरी की बैंक स्टेटमेंट है, यानी तो आपके पास फरवरी 1 फेब को आ जाएगी वो स्टेटमेंट। क्योंकि क्लियरिंग में 1 से 2 दिन लगने थे तो ये अमाउंट अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई, जबकि आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। यानी हमने क्या किया, हमने फौरन से अपनी कैश बुक में से ऐड कर लिया। कहां पर ऐड नहीं हुआ, ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे जहां ये ऐड नहीं हुआ, यानी बैंक स्टेटमेंट में हम इसे ऐड करेंगे। हमने लिखा ऐड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 8,000 और हमने इसे बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लिया। सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेटा ये है, सबसे पहले लिखने बैलेंसेस। सेकंड, जहां पर जो चीज ऐड या लेस नहीं हुई, यानी जिसे कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ उस कॉलम में हमने रिकॉर्ड करना है। अगर कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम इसे बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर ऐड हुआ है तो दूसरी साइड पर भी ऐड होगा, अगर लेस हो रहा है तो दूसरी साइड पर भी लेस ही होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास लेट 4 पॉइंट आउटस्टैंडिंग चेक रुपीज 2,200। तो आउटस्टैंडिंग चेक क्या थे, अनप्रेजेंटेड चेक, यानी कि हमने अपने सप्लायर को चेक इश्यू किया और क्योंकि इश्यू किया है तो जाहिर सी बात है लेस किया होगा। हमने क्या किया, अपनी कैश बुक से फौरन से लेस कर दिया। लेकिन जिसे हमने चेक दिया वो अब तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, उसने जाकर उसे विड्रॉ नहीं किया।
तो क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक वालों को नहीं पता कि हमने कोई चेक इशू करा है और बैंक अकाउंट से वो अमाउंट हमारी डिडक्ट नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो बंदा नहीं जाएगा बैंक वालों के पास, यानी वो उस कैश को चेक को कैश नहीं करवाता, जब तक हमारे बैंक से तो पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन हमने क्योंकि इशू कर दिया तो हमने क्या किया, अपनी कैश बुक से लेस कर दिया। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे बैंक स्टेटमेंट से भी लेस करेंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में अब तक ये रिकॉर्ड नहीं है। तो हमने क्या लिखा, लेस आउटस्टैंडिंग चेक, और ब्रैकेट में लिखा है 2200 क्योंकि ये लेस हो रहा है। इसके बाद है नंबर 5, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹3000। डायरेक्ट डिपॉजिट क्या मतलब, हमने किसी कस्टमर से बेटा पैसे लेने थे, उसने क्या किया, उसने हमें पैसे नहीं दिए, उसने डायरेक्ट हमारे बैंक में जाकर पैसे सब जो है डिपॉजिट करवा दिए। क्योंकि वो डिपॉजिट करा चुका है तो हमारे बैंक में पैसे आ चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट वाले ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि 3000 रुपीज डिपॉजिट हो गए। लेकिन उस कस्टमर ने हमें ना इन्फॉर्म किया, ना हमें पता है कि हमारा कोई कस्टमर 3000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवा चुका है। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है इस चीज का, तो हमने ज़ाहिर अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। और डिपॉजिट हो रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा। कैश बुक में क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है तो कैश बुक में इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। लिखा ऐड डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर ₹3000, हमने कैश बुक में ऐड कर लिए। नंबर 6 है हमारे पास डिसऑनर चेक ₹14,000। डिसऑनर क्या है, NSF चेक यानी नॉट सफिशिएंट फंड। हमें एक कस्टमर ने चेक दिया और हमने जाकर डिपॉजिट करवा दिया। अब वो डिपॉजिट क्योंकि हमने करवाया है तो हमने क्या किया, हमने फौरन से अपनी कैश बुक में क्या किया होगा, ऐड कर लिया होगा कि ये अमाउंट हमारे बैंक में आ गई। लेकिन जब बैंक वालों के पास चेक गया, उन्होंने देखा, उन्होंने हमें कॉल की और बताया कि भाई आपके कस्टमर के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो हम आपको ये अमाउंट कैसे पे करें। तो आपका ये जो चेक है वो रिफ्यूज हो गया है, खत्म हो चुका है, आप आकर अपना चेक रिसीव कर लें, वापस ले लें। तो वो चेक जो हमने डिपॉजिट कर दिया था अपनी कैश बुक में, यानी हम ऐड कर चुके थे, वो तो हमारे पास वापस आ गया, वो डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो इसे हमने क्या करना है, एडजस्ट करने के लिए हमने ऐड किया था कैश बुक में, तो हम लेस भी कहां से करेंगे, हम इसे लेस भी कर देंगे अपनी कैश बुक से। यहाँ लिखा हमने लेस डिसऑनर चेक और लेस होगा 14,000 कैश बुक से, क्योंकि हम कैश बुक में ऐड कर चुके थे लेकिन वो चेक वापस आ गया, रिफ्यूज हो गया, डिसऑनर चेक है ये। नंबर 7 इज प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात की थी स्टार्ट में कि कैश बुक जो है, कैश बुक जो डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मल, यानी जब भी इंक्रीज हो रहा होगा, कोई अमाउंट आ रही होगी तो डेबिट होगी। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्या है, बैंक के लिए एक लायबिलिटी होता है, तो जब भी कोई अमाउंट बैंक में आ रही है तो वो क्या लिखते हैं, वो उसे क्रेडिट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक में अमाउंट आ रही थी, बैंक वाले हमें प्रॉफिट दे रहे थे। क्योंकि बैंक वालों ने प्रॉफिट दिया और उस प्रॉफिट की वजह से बैंक का अमाउंट बढ़ गई है, लेकिन वो कैश बुक में हमने डेबिट नहीं किया, क्योंकि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, यानी हमने उसे कैश बुक में ऐड नहीं किया है। तो क्योंकि कैश बुक में ऐड नहीं किया तो हम इसे कहाँ ऐड करेंगे, इसे हम कैश बुक में ही ऐड करेंगे। ₹2000 हमने ऐड किया, लिखा इंटरेस्ट इनकम, ये हमारी इनकम है। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 8 है विद होल्डिंग टैक्स डेबिटेड बाय द बैंक। अब क्या हो रहा है, डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक डेबिट कर रहा है यानी कि अपने पास से लेस कर रहा है। जब भी बैंक डेबिट करेगा लेस कर रहा होगा और बैंक क्रेडिट करेगा तो ऐड कर रहा होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि विद होल्डिंग टैक्स, एक टैक्स पे करना था तो बैंक ने जो है आपके बिहाफ पे टैक्स जो है काट लिया, डिडक्ट कर लिया है आपके अकाउंट से, और लेकिन आपने अब तक कैश बुक में उसे क्रेडिट नहीं किया, यानी कैश बुक में आपने उस टैक्स को रिकॉर्ड नहीं किया, लेस नहीं किया अब तक। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे, हम अपनी कैश बुक से लेस करेंगे, क्योंकि कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पॉइंट नंबर 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेस विद होल्डिंग टैक्स, और 200 को हमने लिखा ब्रैकेट में क्योंकि ये लेस हो रहा है। इसके बाद तमाम डिफरेंसेस को यहाँ पे नोट डाउन कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना बैलेंस एडजस्ट करेंगे, यानी कैश बुक के कॉलम का टोटल करेंगे, जो चीजें ऐड हो रही है उसे ऐड करेंगे, जो लेस हो रहा है ब्रैकेट में है उसे लेस कर देंगे। हमारे पास अमाउंट क्या है 14,800। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट के कॉलम को भी हमने टोटल करना है, 9,000 में हमने प्लस की 8,000, तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का भी टोटल आएगा 14,800। बैलेंस यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो चुका है, दोनों साइड्स का बैलेंस सेम आ रहा है।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने की टर्म्स पढ़ी, की टर्म्स के साथ ही हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व किया आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम मजीद एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। सो लेक्चर 3 देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।